हेलो स्टूडेंट, 11th फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 गति के नियम। इसके पहले हम 4 अध्याय तक पढ़ चुके हैं। अध्याय 1 भौतिक जगत, अध्याय 2 मात्रक एवं मापन, अध्याय 3 सरल रेखा में गति, अध्याय 4 समतल में गति और अब हम पढ़ेंगे अध्याय 5 गति के नियम। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि विरामावस्था या विराम किसे कहते हैं। ये बहुत बार आता है ये शब्द विराम। विराम का मतलब होता है किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं होना। कोई वस्तु यदि एक जगह पर स्थिर है तो वो विरामावस्था में कहलाता है। चलिए पढ़ते हैं। कुछ वस्तुएं समय के साथ अपने चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती। ऐसी वस्तुओं को हम विरामावस्था में कहते हैं। कुछ वस्तुएं समय के साथ अपने चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती। ऐसी वस्तुओं को हम विरामावस्था में कहते हैं। यदि कोई वस्तु अपने चारों ओर की जो वस्तु है उनके सापेक्ष, क्योंकि हमको लेना पड़ेगा सापेक्ष, किस वस्तु के सापेक्ष वो विराम में है। अब हम दूसरी परिभाषा लेते हैं। दूसरी भौतिक राशि गत्या अवस्था। जब कोई वस्तु समय के साथ अपने चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष अपना स्थान बदलती है तो उसे गत्यावस्था में कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे। चलिए उदाहरण देखते हैं। अभी हम पढ़ चुके हैं विरामावस्था, गत्यावस्था। गत्यावस्था का मतलब है कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। अब उदाहरण से अच्छे से समझ आएगा। जब हम रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं तो उसमें बैठे अन्य यात्रियों के सापेक्ष विरामावस्था में होते हैं। जब हम रेलगाड़ी में बैठ कर सफर करते हैं तो देखते हैं कि जो भी और रेलगाड़ी में व्यक्ति बैठे हैं उनके सापेक्ष हमें लगता है हम सब विरामावस्था में हैं। परंतु उसी रेलगाड़ी में बैठकर जब हम पृथ्वी पर स्थित पेड़ को देखेंगे, खंभे को देखेंगे, रेलवे स्टेशन को देखेंगे तो उनके सापेक्ष हम गत्यावस्था में होते हैं। हमें पेड़ पौधे घूमते हुए दिखेंगे और जो रेलवे स्टेशन में जो बैठा व्यक्ति है हमको चलता हुआ दिखेगा, तो इसे कहते हैं गत्यावस्था। लेकिन हम रेलगाड़ी में बैठे दूसरे व्यक्ति को देखेंगे और रेलगाड़ी चल रही है तो हमें ऐसा लगेगा कि हम आपस में अपने जगह से हिल नहीं रहे, विरामावस्था में है। तो यही है विरामावस्था और गत्यावस्था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे बल के बारे में कि बल क्या है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विरामावस्था में या गत्यावस्था में या गति की दिशा में या वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ये बल की परिभाषा है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विरामावस्था में या गत्यावस्था में या गति की दिशा में या वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। चलिए समझते हैं इसको। कई बार ऐसा होता है कि हम वस्तु पर बल तो लगाते हैं किंतु उसकी स्थिति या अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। जैसे चट्टान को उसके स्थान से सरका पाना, बड़े पेड़ को हिला पाना, दीवार को उसके स्थान से हटा पाना कठिन कार्य होता है। इन सभी स्थितियों में यद्यपि बल लगाया जाता है किंतु उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सामान्यतः बल के निम्न प्रभाव दिखलाई पड़ते हैं। बल विरामावस्था की वस्तु को गत्यावस्था में ला देता है या लाने का प्रयास करता है। बल गत्यावस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है।
तो यहाँ हमने देखा कि बल का क्या प्रभाव दिखाई देता है। बल गत्यावस्था की वस्तु को, बल विरामावस्था की वस्तु को गत्यावस्था में ला देता है या लाने का प्रयास करता है। दूसरा, बल गत्या अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल के और भी हमको प्रभाव दिखाई देते हैं, चलिए देखेंगे कौन कौन सा और प्रभाव है। बल गति की दिशा को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। बल जो है गति की दिशा को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। बल किसी वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो हमने जाना कि बल क्या है और बल के क्या प्रभाव होते हैं। चलिए आगे अब हम पढ़ेंगे जड़त्व। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जड़त्व। अंग्रेजी में इसको इनर्शिया कहते हैं और इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं। पहले समझ लेते हैं, फिर परिभाषा बताऊंगा आपको। साधारण अनुभव की बात है, किसी कमरे में रखी हुई वस्तुएं जैसे पुस्तक, कुर्सी, टेबल, पलंग आदि उस कमरे में तब तक पड़ी रहेगी जब तक कोई व्यक्ति उन्हें हटाकर अन्य स्थानों पर नहीं रख देता। ये तो हम सभी जानते हैं कि यदि पलंग में पुस्तक है तो वहीं पर रहेगी, अब पलंग अपने जगह पर है तो अपने जगह पर रहेगी। ये वस्तुएं स्वतः ही अपनी स्थिति में परिवर्तन करने में असमर्थ होती। ये वस्तुएं खुद से अपने जगह से नहीं हटती। फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूरी तय करके रुक जाती है। क्यों? क्योंकि फर्श और गेंद के बीच कार्य करने वाला घर्षण बल गेंद की गति का विरोध करता है। तो फर्श और गेंद के बीच एक बल लग रहा है, घर्षण बल, लेकिन यदि वस्तु पलंग पर पड़ी है तो उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, इसलिए वो अपना स्थिति परिवर्तन करने में असमर्थ है। चलिए आगे पढ़ते हैं जड़त्व की परिभाषा। कल्पना कीजिए फर्श और गेंद के बीच अगर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता, इस स्थिति में गेंद एक समान वेग से फर्श पर लुढ़कती रहती। स्पष्ट है एक समान वेग से गति करती हुई गेंद अपने वेग में परिवर्तन करने में असमर्थ है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु स्वतः ही अपनी स्थिति या अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं जड़त्व का जो परिभाषा है वो हमको जो लिखना है कॉपी में, वो कौन सा परिभाषा लिखेंगे? ये वाला परिभाषा लिखेंगे हम। किसी वस्तु में अंतर्निहित भागुण जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, जड़त्व कहलाता है। ये परिभाषा को हमको कॉपी में लिखना है। इसी प्रकार से बल की भी परिभाषा को कॉपी में लिख लेना है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विरामावस्था में अथवा गत्यावस्था में या गति की दिशा में या वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो हमको कॉपी में दो परिभाषा लिखना है, एक बल की परिभाषा और दूसरा जड़त्व की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे जड़त्व की माप। जड़त्व की माप हम कैसे करते हैं? अब हम पढ़ेंगे जड़त्व की माप। जड़त्व का मापन हम कैसे करते हैं? किसी वस्तु के जड़त्व की माप उसके द्रव्यमान से की जाती है। किसी वस्तु के जड़त्व की माप उसके द्रव्यमान से की जाती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है तो उसका जड़त्व भी अधिक होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण से समझते हैं, एक स्थिर ट्रक को स्थिर कार की तुलना में चलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। ट्रक को चलाना के लिए ज्यादा बल लगेगा और एक कार को चलाने में हमको कम बल की आवश्यकता पड़ती है। कार की तुलना में ट्रक का जड़त्व अधिक है। इस प्रकार किसी वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। अब चल देखते हैं जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के प्रकार, जड़त्व तीन प्रकार का होता है।
जड़त्व की परिभाषा पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे जड़त्व का प्रकार। जड़त्व का परिभाषा एक बार मैं आपको फिर से सुना देता हूँ। किसी वस्तु में अंतर्निहित वह गुण जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, उसका जड़त्व कहलाता है। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। अब हम तीनों के बारे में एक एक दो उदाहरण पढ़ेंगे। पेपर में पूछा जाता है, हर साल सबसे ज्यादा पूछा जाता है विराम का जड़त्व। देखेंगे अच्छा लगेगा। विराम का जड़त्व पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, विराम का जड़त्व कहते हैं। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन करने में असमर्थ है अपने आप, तो वह विराम का जड़त्व कहलाता है। इसका उदाहरण पेपर में बहुत आता है। चलिए उदाहरण को हम पढ़ते हैं। 2 उदाहरण पढ़ेंगे हम कम से कम। चलिए विराम का जड़त्व का उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 1, ये तो हम सब जानते हैं। बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। कोई व्यक्ति बस में बैठा है, बस एकाएक चलेगी तो व्यक्ति किधर गिरेगा? पीछे की ओर गिरेगा। क्यों? इसका उत्तर यहीं पर है। ये प्रश्न है, बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, क्यों? इसका उत्तर है, बस के एकाएक चलने पर व्यक्ति के कमर के नीचे का भाग बस के साथ गति अवस्था में आ जाता है। बस का एकाएक चलने पर बस में जो बैठा व्यक्ति का जो कमर का नीचे का भाग है वो गति अवस्था में आ जाता है। कमर के ऊपर का भाग विराम अवस्था में रहता है। जड़त्व के कारण ऊपर का भाग विराम अवस्था में रहता है, अतः व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। तो इसमें खास बात यह है, हमको लिखना है कि व्यक्ति के ऊपर का भाग विराम के जड़त्व के कारण या विरामावस्था में रहता है। ये लिखना बहुत जरूरी है। अब इसी का हम एक दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। ये भी बहुत पेपर में आ चुका है। पेड़ को हिलाने पर उसमें लगे पक्के फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। पेड़ को हिलाने पर उसमें लगे पके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, पेड़ को हिलाएंगे तो पके फल नीचे गिरेंगे। क्यों? पेड़ को हिलाने पर उसमें डालियां गति अवस्था में आ जाता है। डाली जिसमें फल लगा रहता है, डाली गति अवस्था में आता है, किंतु फल विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रह जाते हैं। फल विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रह जाते हैं, अतः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाते हैं। ये तो हमारा विराम का जड़त्व का 2 उदाहरण हुआ। अब हम पढ़ेंगे गति का जड़त्व। चलिए अब पढ़ते हैं हम गति का जड़त्व। किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वह स्वतः ही सरल रेखा में अपनी एक समान गति में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, गति का जड़त्व कहते हैं। गति का जड़त्व का मतलब है, यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करती रहेगी, अपने आप से अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाएगी। हम यहाँ पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 1। चलती हुई बस को एकाएक रोकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। चलती हुई बस को एकाएक रोकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। बस बहुत तेजी से चल रही है सड़क में और अचानक से ड्राइवर ने दुर्घटना से बचाने के लिए एकाएक बस को रोक देगा तो क्या होगा? यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। जब बस को एकाएक रोका जाता है तो बस के साथ यात्री के कमर के नीचे का भाग विरामावस्था में आ जाता है।
ऊपर का भाग गति के कारण, ऊपर का भाग गति के जड़त्व के कारण गत्यावस्था में बना रहता है, अतः यात्री आगे की ओर झुक जाता है। चलिए एक दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना है, दो। हाँ, जब कोई व्यक्ति चलती बस या ट्रेन से उतरता है तो वह बस की दिशा में गिर जाता है। जब कोई व्यक्ति चलती हुई बस से या ट्रेन से उतरता है तो वह बस की या ट्रेन की दिशा में गिर जाता है। क्यों? जब चलती हुई बस से उतरने वाला व्यक्ति जमीन पर पैर रखता है, चलती हुई बस से या ट्रेन से उतरने वाला व्यक्ति जमीन पर पैर रखता है तो वह पैर तत्काल विरामावस्था में आ जाता है, किंतु शरीर के ऊपर का भाग गति के जड़त्व के कारण गति अवस्था में रहता है, व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है। अब हम पढ़ेंगे दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी गति की दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, उसकी दिशा का जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण स्वतः ही अपनी गति की दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, उसकी दिशा का जड़त्व कहते हैं। चलिए उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण, जब कोई बस वृत्ति पथ पर मुड़ती है, हम जानते हैं जहाँ चौराहा रहता है वहाँ जो गोल गोल मुड़ना पड़ता है, तो उसमें बैठा यात्री पथ के केंद्र के बाहर की ओर एक बल का अनुभव करता है। इसका कारण है कि मोड़ पर बस तो मुड़ जाती है, किंतु यात्री के शरीर का ऊपर का भाग दिशा के जड़त्व के कारण उसी दिशा में गतिमान रहता है, अतः उसे केंद्र से बाहर की ओर एक बल का अनुभव होता है और वह केंद्र के बाहर की ओर गिर जाता है बस में। तो आज बस इतना ही। अब हम आगे पढ़ेंगे, न्यूटन के गति के 3 नियम पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं आपको गति के तीनों नियम के बारे में बता देता हूँ, फिर हम अगले टॉपिक में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं न्यूटन के गति के जो 3 नियम दिया है, बहुत प्रसिद्ध है दुनिया भर में। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, विस्तार से हम बाद में पढ़ेंगे। सर आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो के जड़त्व संबंधी कार्य को आगे बढ़ाते हुए वस्तुओं की गति का विस्तृत एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया। उन्होंने गति विषयक 3 नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। ये नियम इस प्रकार है। पहला नियम, जो वस्तु स्थिर है स्थिर रहेगी और जो वस्तु गतिमान है उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमणपाती होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। बाद में विस्तार से पढ़ेंगे, इसमें संवेग भी शब्द आ गया है, पहले संवेग को समझना पड़ेगा। तृतीय नियम हम सब जानते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। चलिए आज के लिए इतना ही, और हमको 15 अध्याय पढ़ना है बहुत जल्दी से। आप लोग वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और 15 अध्याय पढ़ेंगे आपको वीडियो में, आपके यूट्यूब में आसानी से ये दिख जाएगा। धन्यवाद।